नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। भारत जापान के बीच 16 समझौते, बुलेट ट्रेन और रसायन परमाणु करार पर सहमति। 1 मार्च से जापानी नागरिक को वीजा ऑन अराइवल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान के निवेशकों को न्योता। कहा, हाई स्पीड ट्रेन के साथ हाई स्पीड ग्रोथ की जरूरत। जापान ने निवेश के लिए भारत को बताया आकर्षक देश। तुर्कमेनिस्तान में तापी गैस परियोजना को उपराष्ट्रपति ने बताया आर्थिक सहयोग की बड़ी मिसाल। जल्द शुरू करने पर जोर। ओरी में रखी जाएगी आधारशिला। जलवायु परिवर्तन समझौते के मसौदे पर सहमति। फ्रांस ने मांगा सबका सहयोग। यूएन प्रमुख ने कहा, विकसित देश करें वित्तीय मदद। सऊदी अरब में महिलाओं ने पहली बार किया मताधिकार का इस्तेमाल। 1.25 लाख महिला वोटरों का पंजीकरण। नगर निकाय चुनाव में 900 से ज्यादा महिला उम्मीदवार। और आइए देखते हैं पहली खबर। तापी गैस पाइपलाइन परियोजना को सभी 4 सहयोगी देश भारत, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने जल्द शुरू करने पर जोर दिया है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने इस परियोजना को आर्थिक सहयोग की एक बड़ी मिसाल बताया। अशगाबाद में निरपेक्षता नीति पर हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। सम्मेलन में भारत समेत 20 देशों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। भारत, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान ने तापी गैस लाइन परियोजना को जल्द पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई है। 1800 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होकर भारत तक आएगी। इसमें 7.6 अरब डॉलर खर्च होंगे। अशगाबाद में निरपेक्षता नीति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि निरपेक्षता की नीति भारतीय विदेश नीति का शुरू से ही अहम हिस्सा रही है। Tomorrow we will flag off the Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, India TAPI gas pipeline, which we both recognize to be a key pillar of our economic engagement and which is in consonance with the particular emphasis that Turkmenistan puts on economic aspect of neutrality. परियोजना पिछले 5 सालों से लंबित थी। इसमें 85% भागीदारी तुर्कमेनिस्तान और 5% भारत की है। भागीदारी के अलावा दूसरे मसलों पर सहयोगी देशों के बीच सहमति बन गई है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आपसी सहयोग पर जोर दिया। Pakistan is promoting other regional energy and infrastructure projects, including the Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, India gas pipeline project, Kasa 1000 electricity project, the Kunar power project, and connectivity projects with Afghanistan. रविवार को तुर्कमेनिस्तान के प्राचीन शहर मुर्री में तापी गैस पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी। इस मौके पर चारों देशों के प्रतिनिधि मौजूद होंगे। इस परियोजना को साल 2018 तक पूरा होना है। इस पाइपलाइन से 30 साल तक हर दिन 90 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस मिलेगी। भारत को 38 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस मिलेगी। निरपेक्ष नीति पर अशगाबाद में हुआ यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मध्य एशिया ही नहीं, दक्षिण एशिया के लिए भी बेहद अहम है। इस सम्मेलन में शामिल हुए सभी 20 देशों के प्रतिनिधियों ने शांति, विकास, सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की बात कही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस सम्मेलन से इस दिशा में और प्रगति होगी। कैमरा पर्सन सरोज कुमार दास के साथ तुर्कमेनिस्तान से संदीप शुक्ला, राज्यसभा टीवी। और अशगाबाद से इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला। संदीप, जो अहम मैं कहूँ की बात है तापी को लेकर, वो तमाम बातें सामने आई आपकी रिपोर्ट के जरिए भी, लेकिन किस तरीके से इसमें और तेजी लाने की बात जो कही जा रही है, और चारों मैं कहूँ देश इसको लेकर सहमत भी हैं? संदीप, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, शायद संदीप तो हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, हम कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे साथ ख़ास मेहमान पूर्व राजदूत मीम अफजल साहब हैं। और मीम अफजल साहब,
इस परियोजना के लिए खास अहम मेहमान मीम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं दर्शकों को बताना चाहूँ कि मीम अफजल साहब वहाँ यानी कि तुर्कमेनिस्तान में एम्बेसडर रहे थे, और जो पूरा का पूरा तापी का मैं कहूँ कि परियोजना की जो आधारशिला यानी कि जो एक खाका खींचा गया था उसके साथ शुरू से जुड़े रहे, और एक अहम भूमिका भी आपने निभाई थी। मीम साहब, सबसे पहले तो जब कोई एक मैं कहूँ कि एक नींव रखी जाती है और उसमें जिसका सबसे अहम योगदान रहा हो, उससे ये सवाल पूछा जाए कि इस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और जो आपने सपना उस वक्त देखा था यानी कि आपने और जो दूसरे देशों के लोगों ने मिलकर, वो सपना जब साकार होने के करीब है, किस तरीके से देखते हैं इस पूरी परियोजना को, और जब शुरुआत हुई थी उस वक्त उसका मकसद जो था और आज जो मकसद है? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा, ये जो प्रोजेक्ट है, आज इसके सफल होने पर, और चूंकि कल इसका इनॉग्रेशन हो रहा है, अगर भारत में कोई सबसे ज़्यादा खुश होगा तो बिलाशुबा वो मीम अफजल है। इसलिए कि ये प्रोजेक्ट तकरीबन 15 साल तक लटका रहा, और उसके बाद जब मैं 2007 में एम्बेसडर बनकर तुर्कमेनिस्तान गया अफ्रीका से, उस वक्त मैंने इसको स्टडी किया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये प्रोजेक्ट भारत के लिए बहुत ही अहम है। न सिर्फ भारत के लिए बल्कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इन चारों मुल्कों के रिश्तों को मजबूत बनाने में ये प्रोजेक्ट बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। जी, इसका ताल्लुक़ जहां हमारी ऊर्जा से है, हमारे देश की तकरीबन 15% ज़रूरत, एक मैं रफ़ आइडिया दे रहा हूँ, 15% ज़रूरत इससे पूरी होगी। वहीं पाकिस्तान की हमसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत पूरी होगी, इसलिए कि हमको जितनी गैस मिल रही है उतनी पाकिस्तान को, और जहाँ तक मेरी जानकारी है 4 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस ये मिलेगी अफ़गानिस्तान को। जी, तो जिन इलाकों से गैस गुजरेगी वो सब रोशन होंगे, वहाँ इंडस्ट्रीज़ को फ़रोग होगा, और उसके अलावा अफ़गानिस्तान को इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें उसको एक ट्रांजिट फ़ीस मिलेगी, जो उस वक्त हमने अनुमान लगाया तकरीबन $1 बिलियन पर ईयर, और इसी तरह उनके यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इसी तरह पाकिस्तान में भी होगा और हमारे यहाँ भी होगा। मीम मैं साहब, समझता हूँ कि जी। ये बड़ी अहम पाइपलाइन है जी। क्योंकि और मैं जब गया था तो ये प्रोजेक्ट तकरीबन बीच में था जी और टैप था, टैप ही नहीं था ये, हम इसमें सिर्फ ऑब्जर्वर थे। जी जी मेरे जाने के बाद मैंने यहाँ अपनी सरकार से और अपने ज़िम्मेदार लोगों से इस इशू पर बात किया और उनको कन्विंस किया कि ये हमारे देश के इंटरेस्ट में होगा कि हम इस प्रोजेक्ट को करें। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि ये बड़ा रिस्की प्रोजेक्ट बताया जाता था, तो मैंने उस पर यह कहा था कि हम एक बड़ा देश हैं और हम में रिस्क लेने की क्षमता है, लेकिन हम आने वाली जनरेशन्स के लिए अगर ये रिस्क ले रहे हैं तो हमें ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन अगर हमने ये नहीं किया तो शायद आने वाली जनरेशन हमसे कहेंगी कि आपने गलत काम किया ना किया, अगर आप इसे करते तो बहुत अच्छा होता है। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी यह है कि आने वाले 30 साल तक नहीं, मैं इसे 50 साल तक गारंटीड गैस समझता हूँ, क्योंकि मैंने इसको बहुत अध्ययन किया है, बहुत गहराई के साथ इसका जायज़ा लिया है और इस सिलसिले में मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। तकरीबन 3 साल लगे इसको फाइनल करने के लिए। मुझे इस तरह की जानकारियां मिली कुछ शख्सियात का बड़ा अहम रोल रहा। उस वक्त जब भारत इसमें एक ऑब्जर्वर की भूमिका में था और जब ये टैप था, यानी कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, भारत ने ये तय किया था कि 15 से 16 वर्ष तक वो ऑब्जर्वर की भूमिका में रहेगा। लेकिन आपने जो तमाम मैं कहूँ कि इफ एंड बट्स थे भारत के अंदर उस वक्त इसमें शामिल हुआ जाए या नहीं हुआ जाए, ज़्यादातर लोग पक्ष में थे कि शामिल ना हुआ जाए सुरक्षा कारणों से। कैसे मैं कहूँ कि भारत उसमें शामिल हुआ और जो सुरक्षा को लेकर एक सबसे बड़ी आशंका है उसको लेकर इसमें क्या प्रावधान है? देखिए, सुरक्षा का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तकरीबन उस ज़माने में मैं आज से 5 साल पहले इसको फाइनल किया था और मैं अक्टूबर में आया हूँ, तो ये मुझे एक्सटेंशन भी थोड़ी सी दी गई थी ताकि मैं इसे मुकम्मल कर लूँ, लेकिन कुछ टेक्निकलिटीज़ थी और मैं चूँकि पॉलिटिकल अपॉइंटी था, अगर मैं सर्विस से जाता तो जाहिर है मेरा एक्सटेंशन और हो सकता था और उसमें पॉसिबल नहीं था। तो मेरे आते ही 2 महीने के बाद ही या 1.5 महीने के बाद ही ये एग्रीमेंट हुआ और भारत, पाकिस्तान, इंडिया और तुर्कमेनिस्तान
तीन देशों से प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट्स, और हमारे यहाँ से मुरली देवरा जी जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, वो गए और इसको साइन किया। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे सुरक्षा का, उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर जो था वो ये था कि इन इलाकों में, ख़ासतौर पर पाकिस्तान, इंडिया और अफ़गानिस्तान में एक बड़ा रिस्की फैक्टर है जो टेररिज्म है और तालिबान का इलाका है। लेकिन मेरा ये कहना है, मानना है कि इस टैपी पाइपलाइन से तीनों मुल्कों का इतना बड़ा इकोनॉमिक इंटरेस्ट और देश का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है कि तीनों सरकारें, तीनों मुल्क इसकी हिफाजत करने के लिए प्रबंध करेंगे और कर रहे हैं। उन्होंने वादा भी किया, इस सिलसिले में सारी बातचीत हो चुकी है। इसमें काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है अफगानिस्तान के लिए, काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है पाकिस्तान के लिए और हमारे यहाँ भी। और मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी आज जो ऊर्जा की एक मारामारी हो रही है पूरी देश में, मैंने एक जुमला कहा था कि अगर हमने ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया तो शायद आने वाले 5-10 साल के बाद हमको एक सिलेंडर गैस नहीं मिलेगी, और कहाँ हम 32 बिलियन क्यूबिक मीटर एक साल में गैस यहाँ से हासिल करेंगे। और 50 साल की गारंटी तुर्कमेनिस्तान ने उस वक्त की थी। बिल्कुल एक शुबा और था कि तुर्कमेनिस्तान के पास इतनी गैस है या नहीं है। तो इसका अध्ययन किया और एफईजी क्लाइन कंपनी है एक ब्रिटिश, उसने इसके पूरा जायज़ा लेने के बाद अपनी जो रिपोर्ट दी थी उसमें उन्होंने गारंटी की थी कि जितना तुर्कमेनिस्तान दावा करता है इससे भी ज़्यादा गैस इनके पास है और अगले 100 साल से भी ज़्यादा इनके पास एक गैस की बड़ी मिकदार है। अभी भी आपको मैं बता दूं, तुर्कमेनिस्तान रशिया को, ईरान को और चाइना को गैस की सप्लाई करता है। बिल्कुल भीम साहब, वक्त की कमी है, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन बहुत अहम जो आपने जानकारी दी कि किस तरीके से इस परियोजना में भारत शामिल हुआ और जो सिक्योरिटी का एक बड़ा एस्पेक्ट कहा जा रहा है उसके लिहाज से भी ये पूरी तरीके से मुफीद, चाक चौबंद इसमें जो क्लॉज डाले गए हैं वो है। बहुत बहुत शुक्रिया मीर अफजल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और वक्त देने के लिए आपका। और एक बार फिर से कोशिश करेंगे तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबाद, जहां से हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला फोन लाइन पर हैं। संदीप, अगर आप सुन पा रहे हो, मैं समझना ही चाह रहा था कि असल में कल जो कार्यक्रम है इसकी आधारशिला को लेकर क्या कुछ शेड्यूल है, और जो सबसे बड़ी बात है क्योंकि ऑलरेडी इसमें काफी डिले हो चुका है इस परियोजना में और अब सभी देश सहमत हैं कि उसमें और तेजी लाई जाए, क्या रूट मैप, क्या आगे का प्लान? जी कविन जी, तापी परियोजना की बात करें तो आज मैं आपको अहम बात बताना चाहूंगा कि स्थानीय समय के मुताबिक 5:30 बजे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के बाद उपराष्ट्रपति मोहम्मद अंसारी मीडिया से अनौपचारिक रूप से मुखातिब हुए। उन्होंने हमारे सवाल का साफ ये सवाल पे कि इस सुरक्षा को लेकर जो चिंताएं जाहिर की जा रही है, इसको लेकर सरकार क्या सोच रही है, क्या भारत का स्टैंड है, तो उन्होंने साफ किया कि सुरक्षा को लेकर फिलहाल ऐसी कोई आशंकाएं जो है निराधार हैं। सुरक्षा को लेकर सभी चारों देश आश्वस्त हैं और इस महत्वाकांक्षी परियोजना की उन्होंने सफल होने की पूरी उम्मीद जताई है। 2020 तक इस परियोजना के पूरा होने की उम्मीद है और उन्होंने कहा कि कल उद्घाटन के बाद इस परियोजना के इसमें तेजी आएगी, इसके परियोजना के कार्यान्वयन में, और इसके बाद इसको तय वक्त पे जो कि अभी तय किया गया 2020 तक पूरा किया जा सकेगा। जी शुक्रिया। और ये कार्यक्रम, हाँ जी मैं आगे आपके पास फिर लौटूंगा बेट्स के लिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और ये थी हमारी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद में दूसरी बड़ी खबर। मीडिया मंथन के आज के अंक में हम बात करेंगे चेन्नई की बाढ़ और उसका मीडिया कवरेज। पूरे देश में एक बीमारी फैल गई है और वो बीमारी है विकास की बीमारी, इसलिए ये चमक धमक में हमारा विश्वास बहुत ज़्यादा हो गया है और मीडिया भी उसके पीछे पीछे भाग रही है। इनफैक्ट 1 तारीख को जो बारिश हुआ जी, तब बाढ़ कम आई। बाढ़ तब आई जब ये रिजर्वर से पानी छोड़ा गया। एक नेचुरल डिजास्टर तो था ही, चेन्नई जिस तरह से डेवलप हुआ है, मतलब भरपूर जो है वो इंक्रोचमेंट इंकरेज किया, वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है इस डिजास्टर का। देखिए मीडिया मंथन शनिवार शाम 7:30 बजे और रविवार शाम 4 बजे। और बात भारत जापान के बीच हुए समझौतों की।
भारत में बुलेट ट्रेन के सपने को पूरा करने के लिए जल्द ही काम शुरू होगा और 7 वर्षों के अंदर ये मुंबई अहमदाबाद के बीच दौड़ेगी। जापान ने इसके लिए तकनीक और $15 अरब की राशि बहुत कम ब्याज पर देने का वादा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच दिल्ली में हैदराबाद हाउस में 9वां सालाना शिखर वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच 16 समझौते हुए। असैन्य परमाणु करार करने पर भी सहमति बनी है। भारत जापान के बीच बुलेट ट्रेन और रक्षा उपकरण समेत 16 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसमें असैन्य परमाणु ऊर्जा पर समझौता ज्ञापन भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन करारों को दोनों देशों के बीच बढ़ती नजदीकी का नतीजा बताया। The memorandum we signed on civil nuclear energy cooperation is more than just an agreement for commerce and clean energy. It is signing symbol of a new level of mutual confidence and strategic partnership. जापान बुलेट ट्रेन और दूसरी हाई स्पीड ट्रेनों के लिए तकनीक के अलावा 0.1% ब्याज की दर से कर्ज देगा। 98,000 करोड़ की लागत से मुंबई अहमदाबाद के बीच पहला बुलेट ट्रेन नेटवर्क बनेगा। रक्षा तकनीक के हस्तांतरण के साथ गोपनीय सूचनाओं की सुरक्षा के लिए भी समझौता हुआ। इनके अलावा रेलवे के रखरखाव और डिजाइन, व्यापार के लिए दोहरे कराधान को रोकने, विज्ञान, तकनीक और शोध में सहयोग पर सहमति बनी। भारत जापानी नागरिकों को 1 मार्च 2016 से आगमन पर वीजा सुविधा देगा। शिंजो आबे ने भी भारत के लोगों के लिए वीजा नियमों को उदार बनाने का भरोसा दिया। People to be invited to Japan for a short-term stay from the public and private sectors over the next 5 years. We also decided to relax the requirements for multiple entry visa and multiple entry business visa. Dear friends of India, please visit Japan. You'll be welcome. दोनों नेताओं ने साझा विजन 2025 दस्तावेज भी जारी किया। जापान ने भारत को एपेक की सदस्यता समेत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन का वादा किया। I think South China Sea is an arena which is of concern to us because both countries see a lot of their energy and their trade and commerce pass through those waters, and so to have freedom of navigation and freedom of overflights for us is important. दोनों देशों ने भारत प्रशांत क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी सहमति जताई। भारत और जापान के बीच ये सारे समझौते देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए है, ताकि औद्योगिक और रोजगार की स्थितियों को बल प्रदान किया जा सके। लेकिन इसके पीछे एक संदेश चीन को भी है कि अगर वह भारत के इस विकास क्रम से फायदा उठाना चाहता है तो वह भारत के साथ राजनीतिक मतभेदों को दूर करे। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि भारत और जापान मिलकर विकास की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि भारत को हाई स्पीड ट्रेन के साथ ही हाई स्पीड ग्रोथ भी चाहिए। वहीं जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने निवेश के लिहाज से भारत को आकर्षक देश बताया। शिखर वार्ता से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने भारत जापान बिजनेस लीडर्स फोरम को संबोधित किया। मोदी ने निवेशकों को निवेश का न्योता देते हुए कहा कि भारत संभावनाओं का देश है। प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि जापान में भी मिशन मोड के तहत मेक इन इंडिया कार्यक्रम चल रहा है। जापान में मेक इन इंडिया मूवमेंट चल रहा है और मुझे बताया गया कि कोई 11 बिलियन 12 बिलियन डॉलर फंड मेक इन इंडिया के लिए स्पेसिफाई कर दिया गया है। बेहतर आर्थिक संकेतों का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि जापान पहली बार हमसे कार आयात करेगा। पहली बार जापान भारत से कार इंपोर्ट करेगा और मारुति यहां मैन्युफैक्चर करेगी। यानी मेक इन इंडिया कार जो नया प्रोडक्ट आ रहा है वो जापानी कंपनी का है, लेकिन इंडिया में बनेगा और जापान इंपोर्ट करेगा। ग्लोबली उसको एक्सपोर्ट। इस मौके पर आबे ने कहा कि मजबूत भारत जापान के लिए अच्छा है। उन्होंने नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की। आबे के मुताबिक नीतियों को अमल में लाने में मोदी की स्पीड बुलेट ट्रेन की तरह है। इस समिट के बाद जापान के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी मुलाकात की। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। द्विपक्षीय शिखर वार्ता के बाद जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे नरेंद्र मोदी के साथ वाराणसी पहुंचे। बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और राज्यपाल राम नाईक ने मोदी और शिंजो आबे का स्वागत किया। आबे का एयरपोर्ट पर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। इसके बाद मोदी और आबे दशाश्वमेध घाट पहुंचे, जहां पर दोनों गंगा आरती में
शामिल हुई। पूरे उत्तर भारत में तापमान में गिरावट आ चुकी है। शिमला में बर्फबारी के बाद बारिश हुई है, जबकि श्रीनगर में हो रहे बर्फबारी ने पारा को और नीचे ला दिया है। हालांकि बड़ी संख्या में पर्यटक इसका मजा ले रहे हैं। दिल्ली में भी अब मौसम का मिजाज बदल रहा है। कहीं बर्फबारी तो कहीं झमाझम बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। तापमान में अचानक गिरावट आ गई है। शिमला में हुई बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है और लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार किन्नौर, कुल्लू और चंबा में भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। हमारे स्कूल 10 दिन से लग रहे हैं और काफ़ी ठंड हो गई है। जाने को भी हमारे को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। हर कहीं बारिश हो रही है, जैसे कि अभी भी हो रही है, तो चलने में हमारे को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। टेम्परेचर काफ़ी घट गया है, जितना पहले था उससे काफ़ी कम हो गया है। पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश में लगभग सभी स्थानों में बारिश रिकॉर्ड की गई और जो हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके थे, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा का जो ऊपर का इलाका है, वहाँ पे स्नोफॉल भी रिकॉर्ड किया गया। उधर श्रीनगर में भारी बर्फबारी हो रही है। तापमान में गिरावट है, लेकिन पर्यटक इसका जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। यात्रियों की परेशानियों को देखते हुए जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे खोल दिया गया है। 2 दिनों से यहाँ घूमने के लिए आया था और सुबह हम लोग जब 6 बजे निकले तो यहाँ के 3 घंटे से फंसे। दिल्ली में लोगों को कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर भारत के बाकी राज्यों में भी तापमान में भारी गिरावट आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस में समझौते के मसौदे पर सहमति बन गई है। फ्रांस ने जलवायु परिवर्तन पर हुए इस पहले वैश्विक समझौते पर दुनिया के सभी देशों से अमल करने पर जोर दिया है। फ्रांस के विदेश मंत्री लॉरेंट फेउस के मुताबिक इस समझौते से बढ़ते तापमान पर कमी लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि देशों ने 2 डिग्री सेल्सियस तापमान के लक्ष्य का समर्थन किया है, लेकिन इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस रखने के लिए हर संभव प्रयास करने पर सहमति जताई। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस समझौते का स्वागत किया है। यूएन प्रमुख ने कहा कि विकसित देश वित्तीय मदद करें। नेपाल में खाद्य सामग्रियों और ईंधन की भारी कमी को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र ने सभी पक्षों से नाकेबंदी खत्म करने की बात कही है। हालांकि नेपाल में नए संविधान पर गतिरोध बरकरार है। नेपाल सरकार और मधेशी नेताओं के बीच बातचीत नाकाम होने से हालात और गंभीर हो चुके हैं। नेपाल संकट का असर अब वहां के पर्यटन उद्योग पर भी दिखने लगा है। सऊदी अरब में हुए नगर निकाय चुनाव में महिलाओं ने पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इन चुनाव में 900 से ज़्यादा महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। 1.25 लाख से ज़्यादा महिलाओं ने वोट डालने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। चुनाव में महिलाओं की भागीदारी का फैसला दिवंगत शाह अब्दुल्ला ने किया था। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान महिला उम्मीदवारों को पुरुष उम्मीदवार से बात करने की इजाज़त नहीं थी। और अब बात आपकी आवाज़ की। और आज का वीडियो हमें मिला है उत्तराखंड से। बखरोटी गांव के रहने वाले संजय कुमार अपने गांव के लोगों की समस्या को लेकर परेशान हैं। राज्यसभा टीवी ने उनके मामले को देखा तो पाया कि समस्या सिर्फ उन्हीं के गांव की नहीं बल्कि उत्तराखंड में पहाड़ों पर बसे और भी कई गांवों में है। इसको लेकर सरकार की तरफ से गंभीर कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। हमारे गांव का उत्तराखंड बनने के बाद में पूर्ण रूप से पलायन हो चुका है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य को बनाने का मुख्य जो हमारा सपना था वो अपने गांव को संजोए रखना था, अपनी पुरानी परंपरागत खेतियों को करना था। आज पलायन होने के बाद हमारा गांव पूर्ण रूप से वीरान हो चुका है, क्योंकि वहां सड़क मार्ग नहीं है। इसके संबंध में कई बार माननीय विधायक जी से और कई बार जो है ग्राम सभा स्तर पर अपनी बात को हमने रखा, लेकिन इस पर कोई कार्य नहीं हुआ। इसको संज्ञान में लेते हुए माननीय विधायक जी ने जो है 14.5 लाख रुपये स्वीकृत किए थे, लेकिन अभी तक धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ है। हम अपेक्षा करते हैं कि राज्य सरकार जो है अपनी पलायन रोकने की नीति को धरातल पर अगर उतारना चाहती है तो अपनी राजधानी से ऋषिकेश हाईवे मार्ग से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ गांव बखरोटी को पलायन करना अपना मजबूरी हो गई है, क्योंकि सड़क मार्ग नहीं है। राज्य सरकार को चाहिए कि वो इसमें हम अपेक्षा करते हैं कि वह आगे जा कर के अब हमारी समस्या को दूर करे।
पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को कुदरती कारणों से नहीं बल्कि सरकारी महकमों की अनदेखी के चलते भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। मजबूरी का आलम कुछ ऐसा कि आज ये लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। गांव के गांव उजड़ रहे हैं, दरवाज़ार छूट रहे हैं। उनके जाने के बाद बच जाते हैं कुछ ऐसे निशान जो बताते हैं कि कभी यहाँ भी कोई रहता था। पहाड़ों पर रहने वालों की जद्दोजहद किसी पहाड़ से कम नहीं दिखती। अपना घर किसे छोड़ना अच्छा लगता है, अपनी माटी अपने लोगों से बिछड़ना किसे अच्छा लगता है। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड के बखरोटी गांव के लोग पलायन को मजबूर हैं। किसी जमाने में बखरोटी की वादियां गुलजार थीं। लोगों की चहल पहल यहां की फिजाओं में रवां होती थी। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। 1975 में आदर्श ग्राम पंचायत का खिताब पाने वाला ये गांव उजड़ रहा है। बुनियादी सुविधाओं और रोजगार की कमी के चलते लोग पलायन को मजबूर हैं। हैरानी की बात यह भी है कि बखरोटी राजधानी देहरादून से महज 35 किलोमीटर दूर है। बावजूद इसके पलायन की पीड़ा की गुहार देहरादून तक नहीं जाती। जब उत्तर प्रदेश में था तो वहाँ थोड़ी बहुत ही सुविधाएं उपलब्ध हुई, विद्यालय हुआ, पाइपलाइन लगी। पर जब से उत्तराखंड बना तब से वहाँ विकास कुछ नहीं हुआ। वहाँ से गांव पलायन हो चुका। धीरे धीरे कुछ लोग पहले आए चुके, कुछ बाद में आए, धीरे धीरे सारा गांव पलायन। मरीजों के इलाज की भी यहाँ कोई सुविधा नहीं है। कई बार गुहार लगाने पर भी हालात नहीं बदले। मजबूरी में बखरोटी के तमाम बाशिंदे बेमन से पलायन कर गए। गांव के लोग रानी पोखरी और उसके आसपास के गांवों में भले ही बस गए हैं, लेकिन अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि का मोह इतनी आसानी से नहीं छूटता। अपने घरों और जमीन को बचाए रखने के लिए आज भी लोग अपने गांव में जाकर खेती करते हैं। आज हम जो गांव में जा रहे हैं, अपनी खेती कर रहे हैं, वो केवल भूमाफियाओं से और बड़े बड़े लोगों से अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, ताकि हमारी खेती आबाद रहे। क्योंकि अगर हम वहाँ ज़मीन नहीं करेंगे, अपनी ज़मीन को बोएंगे बाएंगे नहीं, तो जंगल उग जाएगा और वो ज़मीन बर्बाद हो जाएगी। उत्तराखंड को अलग राज्य बने 15 बरस हो चुके हैं, लेकिन आज भी पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के हालात नहीं बदले हैं। सरकार की तरफ से बुनियादी सुविधाएं मिले तो बखरोटी के बाशिंदे आज भी अपनी जड़ों से एक बार फिर शिद्दत से जुड़ना चाहते हैं। तो पलायन एक ऐसी समस्या जिसके पीछे कई कारण हैं और कई कारणों में से अहम जो कारण है उनका समस्या सरकार के पास भी है। अगर आपके इलाके में या आपके आसपास भी कोई ऐसी समस्या या कोई खबर है तो आप भी बनिए सर्जन रिपोर्टर और भेजिए अपनी रिपोर्ट। हमारा पता है आपकी आवाज़ @rstv.nic.in। तो इस बुलेटिन में भी इतना ही। नमस्कार।